मैं रवि कुमार। चलिए इतिहास के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल झारखंड का बजट आ चुका है। जो झारखंड की आर्थिक स्थिति आपके सिलेबस में है, उसी में झारखंड के बजट को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आज मैंने झारखंड के बजट से संबंधित जो नोट्स थे वो प्रदान कर दिया है। उसको आप लोग पढ़ें, और कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है उस बजट में भी तो उसको आप लोग जरूर ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो मौर्य काल चल रहा था उसमें मैंने अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी आपको दी थी। कहाँ कहाँ वे अभिलेख हैं और उसे मानचित्र में भी मैंने प्रदर्शित कर दिया था। आज मैं ये बताऊंगा कि उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है। ठीक है, आज जो बताया जाएगा, जब भी आप धर्म के प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखेंगे मुख्य परीक्षा में, तो इन सारे को आपको संदर्भ देना है, उदाहरण देना है। ठीक है, किस अभिलेख में ये कहा था, इस अभिलेख में ये कहा था। धम्म का जो आपका सिंपल कंसेप्ट है कि एक विचार जो आपका होता है, मानव के अंदर जो होता है, जो गुण होता है, वो दो तरह का होता है। एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। इससे कोई भी मानव जो है नहीं बच सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने सकारात्मक बातों को प्रभावी बनाए और नकारात्मक बातों से धीरे धीरे दूर हो। धम्म का ये आधार था। ठीक है, राहुलोवाद सूत्र वगैरह से लिया गया है। तो ये तो मुख्य परीक्षा का विषय है। आज चलिए हम लोग बात करते हैं कि अशोक के अलग अलग अभिलेखों में क्या थे। आज का क्लास का मूल यही रहेगा। ये मौर्य काल का तीसरा भाग है, अशोक के अभिलेख। सबसे पहले जो है हम लोग बृहद शिलालेख की बात कर लेते हैं। कुल बृहद शिलालेख कितने थे? 14। ठीक है, इसी पर हम लोग जो है बात करेंगे। पहला में क्या क्या है उसको देख लीजिए। हिंसा नहीं करना, स्पेशली जो है पशु हिंसा से बचने की सलाह अशोक ने दी है। हालांकि पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने सलाह दिया था। पॉसिबल इसलिए नहीं था कि खुद राजकीय रसोई में उन्होंने इजाजत दे दिया था अशोक ने। सीमित कर दिया था, 2 मोर और 1 हिरन का वध हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इस माध्यम से, पहले बृहद शिलालेख के माध्यम से, कि उसने राज्य में सामान्य उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, दूसरा जो आपका था दूसरा स्तंभ लेख, इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख है यहां पर। सॉरी, ये बृहद शिलालेख। इसमें दक्षिण के 4 राज्यों का विवरण दिया गया है। चोल, पांड्य, केरल पुत्र। केरल पुत्र को आप चेत समझ सकते हैं, सतीय पुत्र। इसको आप श्रीलंका के रूप में समझ सकते हैं।
ये बताता है कि उसने पेड़ लगवाया था और कुएं को भी खुदवाया था। कुएं खुदवाना, अपने इस कार्य की चर्चा वो करता है। 2 तरह के चिकित्सालयों की चर्चा करता है। ठीक है, 2 तरह के चिकित्सालयों की चर्चा करता है। एक जो था पशु के लिए चिकित्सालय भी बनवाया था और दूसरा मानव के लिए भी। ठीक है, यहां तक कि औषधि भी मंगवाता था विदेश से पशुओं के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा बृहत शिलालेख। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रादेशिक राजुक और युक्ति नामक 3 अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है अशोक। इनको जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष पर धम्म यात्रा पर भेजता था। इसके अलावा अल्प व्यय अल्प संग्रह की सलाह देता है। यानी कि न ज़्यादा व्यय करना है और न ज़्यादा संग्रह करना है, जितना ज़रूरत है उतना यूज करना है। उसके बाद चौथे शिलालेख में क्या कहता है, धम्म प्रचार के प्रभाव के बारे में बात करता है। चूंकि तीसरे बृहत शिलालेख में प्रादेशिक राजुक युक्ति की नियुक्ति की गई थी, धम्म यात्रा पर भेजा गया था, तो यह देखना उसके लिए बहुत ही जरूरी था कि धम्म यात्रा पर जो अपने अधिकारियों को उसने भेजा है उसका क्या प्रभाव रहा। ठीक है, इसलिए ये प्रभाव के बारे में चौथा का बात करता है और प्रजा को अपनी संतान बताता है। इसी को कहा गया पितृसत्तात्मक राजत्व। कि शोक का जो राजत्व जो था पितृसत्तात्मक था। इसका अर्थ होता है जब राजा सारे प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानता है तो उसे कहा जाता है पितृसत्तात्मक राजत्व। ठीक है, ये आगे भी काम देगा यह कंसेप्ट। इसके बाद 5वें शिलालेख में आते हैं। 5वें बृहत शिलालेख में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। अपने शासन के 14वें वर्ष में इसने नियुक्ति किया था। यहां पर यह भी कहता है कि सगे संबंधियों, मित्र, ये सब धम्म का पार्ट है। ठीक है, और माता पिता
का आदर सम्मान करना है। साथ ही यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम भी मिलते हैं 5वें बृहद शिलालेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला जो था पितनिकास, गंधार, कंपोज, यूनानी, ऋषिक। ठीक है, देखिए गंधार कंबोज तो आप जान रहे हैं महाजनपद में भी आया था, नॉर्थ की ओर जो था, समझ रहे हैं ना, जिसपे सिकंदर भी जो है आपका सिकंदर फारस के आक्रमणकारी भी कब्जा करने में सफल रहे थे। सिकंदर के टाइम में भी वही गंधार कंबोज के समय में अटैक हुआ। तो जाति और जनजाति, जो 5 जाति और जनजाति का जिक्र 5वें बृहद शिलालेख में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पितनिकास, गंधार, कंबोज, यूनानी और ऋषिक, इतना याद रखना है 5वें में। अब 6ठे में आइए। जो 6ठा बृहद शिलालेख था इसमें भी पितृ राजत्व का उल्लेख जब भी आएगा, अशोक के बारे में लिखेगा, तो 4था और 6ठा बृहद शिलालेख का जिक्र जरूर आपको करना है अपने उत्तर में। ठीक है, प्रसन्नता और कल्याण को अशोक महत्व देता है। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका अशोक अपने अधिकारियों को क्लियर आदेश दिया था जनहित के मुद्दे के लिए वे जब चाहें मिल लें, सीधे मिल सकते हैं। किससे मिल सकते हैं? तो अपने जनता के प्रति कितना उत्तरदायी था। ठीक है, और उनके कल्याण और प्रसन्नता के लिए हम अपने आप को हमेशा जो है उपस्थित रखता था। यानी कि कोई भी प्रतिबंध नहीं था, जब भी आना है आप आकर के जो है अपने डायरेक्ट कांटेक्ट जो है अपने राजा से, अधिकारी, जनहित के मुद्दों पर कर सकते हैं। अब चलिए 7वें पर बात करते हैं। 7वां बृहद शिलालेख, इसमें अशोक कुछ सलाह देता है। 7वें बृहद शिलालेख में क्या है? ये सलाहकारी बृहद शिलालेख है। ये अपने प्रजा को कहता है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, आंतरिक संतुलन बनाए रखना है, दिमाग की शुद्धता बनाए रखनी है, माने दिमाग में गंदे विचार नहीं लाना है, राजा के प्रति अडिग विश्वास रखना। राजा के प्रति कैसा विश्वास रखना है? अडिग विश्वास रखना। आंतरिक संतुलन, दिमागी शुद्धता और राजा के प्रति अडिग विश्वास,
ये है 7वां बृहद शिलालेख में। अब चलिए 8वां पर बात करते हैं। अशोक द्वारा बोधि वृक्ष की यात्रा। बोध गया की यात्रा की होगी, बोधि वृक्ष में, ठीक है। और यह यात्रा हुआ था अशोक के 10वें वर्ष में, शासनकाल के 10वें वर्ष में, ठीक है। 9वें बृहद शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? धम्म समारोह को महत्व, अन्य समारोह को नहीं। दूसरा जो था, इनका कहना था कि ब्राह्मण और श्रमण जो बौद्ध लोग थे, सभी को आदर और सम्मान, ठीक है। वहां पे देखे तीसरे में, ठीक है, कि माता पिता सगे संबंधी और मित्रों को सम्मान देना है। और यहाँ पर क्या है 9वें बृहद शिलालेख में कि ब्राह्मण और श्रमण दोनों को सम्मान देना है, दान देना है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो धार्मिक स्तर पर भेदभाव नहीं करता था। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रति उसका लगाव रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म को पूरी तरह से पालन करता था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि जब धम्म आप पढ़ेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि धम्म जो है न हिंदू धर्म से पूरी तरह से समानता रखता है और न ही बौद्ध धर्म से। जिस ठीक आपका दीन इलाही की तरह, दीन इलाही भी क्या था, न मुस्लिम धर्म से समानता रखता था और न ही हिंदू धर्म से। उसी तरह से धम्म की स्थिति थी, ठीक है। तो धम्म समारोह को अन्य समारोह को की जगह जो है वो महत्व देता था। अब 10वें नंबर में आ जाइए। अशोक जो है धम्म क्षेत्र में प्रसिद्धि चाहता है, अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्धि नहीं चाहता है। 11वां जो आपका है बृहद शिलालेख, इसमें अशोक कहता है अशोक को धम्म उपहार सबसे प्रिय है, अन्य उपहार नहीं। इसमें कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। धम्म उपहार माने धम्म की विचारधारा ही उससे प्रिय है, बाकी विचारधारा जो है उससे प्रिय नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट बृहद शिलालेख 13, सबसे बड़ा। ये जो है बृहद शिलालेख सबसे बड़ा है, पहला, ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवें वर्ष, कलिंग युद्ध कब किया था उन्होंने? 9वें वर्ष। कलिंग युद्ध के बाद धम्म मार्ग को अपनाता है। अपनाने का वर्णन है। 5 राजाओं का विवरण है।
यूनानी राजा थे स्पेशली जिन पर अशोक ने धम्म विजय प्राप्त किया था। ठीक है, उन 5 राजाओं के नाम को जो है आपको याद रखना है। एंटियोकस, एंटीगोनस, जिस ढंग से मैं लिख रहा हूं उसी ढंग से याद तुरंत हो जाएगा। मेगाज, अलेक्जेंडर, प्लिनी, सॉरी टॉलेमी, ओके। कई जनजातियों का भी विवरण जो है इसी बृहत शिलालेख में दिया गया है। आंध्र, जो बाद में सातवाहन वंश बनेगा, प्रिंदास, आंध्र प्रिंदास, नभकस, नभ पंकटिश, पितनिकास। पितनिकास का विवरण जो है ना 5वां बृहत शिलालेख में भी है। भोज, भोज का भी शासन बाद में हुआ। ठीक है, तो इतना जो आपका है 13वां बृहत शिलालेख में विवरण है। और इसके बाद 14वां बृहत शिलालेख पर हम लोग आते हैं। अन्य सभी शिलालेखों के स्वरूप का विवरण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक शायद आपका 12वां छूट गया है, उसको भी करवा देते हैं। बारहवां जो है सभी धर्मों के प्रति, सभी संप्रदायों पंथों के प्रति, धर्म वर्ड यूज तो नहीं कर सकते हैं, पंथों के प्रति समान व्यवहार। ठीक है, इससे अशोक की धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो 9वें बृहत शिलालेख में मैंने बताया कि ब्राह्मण और श्रमण दोनों को जो है सम्मान और उपहार देना है, उससे भी पता चलता है। ठीक है, अब आइए बृहत शिलालेखों से ही संबंधित है 2 सेपरेट एडिक्ट। ठीक है, पृथक शिलालेख। कलिंग में प्राप्त हुआ है, उड़ीसा में, धौलीजौगढ़ के पास, पूरी गंजाम जिला है अभी का, है ना। जो पहला पृथक है कुछ अलग करके वहां पर मेन शिलालेख से थोड़ा सा साइड में है, इसलिए कहा जाता है पृथक शिलालेख। पहला जो पृथक शिलालेख है और दूसरा पृथक शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कलिंग में सुदृढ़, जब कलिंग विजय कर लिया था उसके बाद का उत्तरदायी, उदारवादी और पितृ तुल्य
शासन व्यवस्था स्थापित हो। स्थापित हो इट मीन्स जिस ढंग से जब 1849 में पंजाब पर विजय प्राप्त हो गई थी आपका अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। वहाँ पर बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था। यही कारण थे जिन सिखों का नरसंहार अंग्रेज़ों के द्वारा युद्ध के दौरान खास करके सबराओं के युद्ध वगैरह में किया गया था, वे सिख ही जो थे अंग्रेज़ों के समर्थक बन बैठे थे। ठीक है, सिख बटालियन तक का गठन हो गया था, सिख रेजिमेंट का। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आईएएस में आ चुका है, जो सिख अंग्रेज़ों के प्रबल दुश्मन थे, आखिर क्या कारण थे कि जब अंग्रेज उन पर नियंत्रण कर लिया तो अंग्रेज़ों के समर्थक बन बैठे। समझ रहे हैं ना? उसी ढंग से आप गोरखा के मामले में देख सकते हैं, या फिर आप प्राचीन काल में एक और उदाहरण है आपका, वो मैंने पढ़ाया भी, जब सिकंदर जब व्यास से लौट गया वापस सैनिकों के विद्रोह के कारण, तो उसने जो भी विजित क्षेत्र था गंधार और कंबोज वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर भी उसने सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने के बाद ही वह वहाँ से बेबीलोन की ओर निकला, जहाँ उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसी ढंग से कलिंग में विजय के बाद अशोक ने सुदृढ़ उदारवादी और पितृतुल्य शासन व्यवस्था की स्थापना का निर्देश दिया। साथ ही कहा शासन व्यवस्था मानववादी, मानवतापूर्ण लिख दीजिए, और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका विषय पृथक शिलालेख का। बृहद शिलालेख अब समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं लघु शिलालेख में। लघु शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, पिछले क्लासेस में हो चुके हैं। इसमें अशोक की संघ में प्रवेश के बारे में बताया गया है। इसको विशेष रूप से अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया है जितना, ठीक है, और वो कौन कौन से राज्य में है, जिले में है, उतना तक कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाएगा, जो जो जानकारी अभी तक दी जा चुकी है लघु शिलालेख की। दूसरा जो स्तंभ लेख है, धम्म की सार्थकता पर विचार करता है। आप देखते हैं तीसरे बृहद शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारियों को ही प्रत्येक 5 वर्ष में भेजना शुरू कर दिया था धम्म यात्रा पर। फिर चौथे में वो देखता है, आकलन करता है कि इस धम्म का प्रभाव क्या पड़ा। शायद उसको बहुत अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने 5वें बृहद शिलालेख में क्लियर कर दिया कि वो धम्म महामात्रों की जो है नियुक्ति करना चाहता है। ठीक है, कर दिया है। धम्म महामात्र स्पेशल अधिकारी थे जो धम्म का प्रचार करते थे, क्योंकि जो युक्त थे, राजुक थे या प्रादेशिक थे, उनके पास अन्य कार्य भी थे उन अधिकारियों के पास, तो धम्म के प्रचार का कार्य या धम्म से संबंधित जो भी अन्य कार्य थे संभवतः बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की स्पेशली नियुक्ति कर डाली थी। धम्म की सार्थकता जो है विचारों करता है। तीसरा स्तंभ लेख में कहा गया है कि गलती के आत्मज्ञान पर बल। ठीक है, ये प्रतिमोक्ष सभा से प्रभावित हो सकता है, जो बौद्ध संघ में हुआ करता था हर 15 दिन में, जहां लोग अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। लोगों के प्रसन्नता और कल्याण
परबल। 5वें स्थान से जो प्राप्त हुए हैं कैदी, जो बहुत ही गंभीर अपराधों में नहीं थे शामिल, उनके रिहाई पर बल देता है अशोक। ये भी धम्म में डाल सकते हैं, ठीक है। शायद साथ ही यह भी बोलता है पशु पक्षियों के प्रति दया भाव, सिंपैथी उनके प्रति जो है रखना है। लोगों को दूसरे की आदर सम्मान करना चाहिए। और जो 7वें स्थान से प्राप्त हुए हैं स्तंभलेख, उसमें क्या कहा गया है उसको देखिए अब। राजुकों की नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजुक जो होते थे मौर्य काल में, प्रशासन में पढ़ाया जाएगा। आज के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्हीं के समकक्ष आप समझ सकते हैं। इसमें अशोक खुद स्वीकार करता है। इसको आप जब धम लिखिएगा, धम कितना हद तक सफल रहा, उस पॉइंट में आपका यहाँ पर 7वां स्तंभ लेख से आप ले सकते हैं, ठीक है। अशोक खुद स्वीकार करता है कि कुछ राजा धम प्रचार में असफल रहे हैं। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है धम में, ठीक है। अब आइए, स्तंभ लेख के बारे में हो गया। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अभिलेख जिससे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, अब उसको कर लीजिए। भाब्रू अभिलेख, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाब्रू जो है लघु शिलालेख में ही आता है, ठीक है। इसको मैंने अलग इसलिए कर दिया ताकि वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होते। बृहद शिलालेख के साथ ही अन्य में सारा चला जाएगा, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उसके बारे में विवरण दिया है। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म। साथ ही इस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं, विशेष रूप से किन्हें प्रोत्साहित किया जाता है? महिलाओं को, ठीक है। इसके बाद एक और जो है अन्य में रुमिनदेई, रुमिनदेई में जो विशेष रूप से है बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा अशोक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आईएएस एग्जाम में और कई स्टेट्स पीसीएस में भी ये प्रश्न जो हैं अक्सर आते हैं, ठीक है। कि रुमिनदेई अभिलेख में जो उल्लेख है कि बुद्ध जन्म स्थल का यात्रा जब अशोक ने किया था तो उसका मुख्य कार्य वहाँ पर क्या था, तो उसने एक घोषणा की थी, ठीक है। जैसे आज भी देखते हैं आप प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह हुए किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए कुछ घोषणा
एक दो कल्याणकारी घोषणाएं जरूर करते हैं। उसी ढंग से अशोक ने यहाँ पर किया था, बलि जो टैक्स था, बलि मने को 1/8 कर दिया जाएगा, माने 8वां भाग, 8 रुपया पहले था तो अब 1 रुपया कर दिया जाएगा। क्लियर? ये आपका रुमिनदेई था। तीसरा जो है निगालिसार, ये 3 कर लीजिएगा। यहां पर बुद्ध कनक मुनि की यात्रा का विवरण। बुद्ध कनक मुनि स्थान है, यहाँ पर अशोक गया था, उसी का विवरण है। ठीक है, यह है निगालिसार। निगालिसार और रुमिनदेई जो है, ठीक है, ये दोनों को स्मारक अभिलेख भी बोलते हैं। रूनी, ठीक है, सूत्र याद कर सकते हैं। रू से रुमिनदेई, नी से निगालिसार, ये दोनों को स्मारक अभिलेख भी बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1/8 बलि को जो कर दिया था। एक विभाजित अभिलेख को भी लिख लीजिए, खंडित है। इसमें खंडित अभिलेख में अशोक जो है एक काम देगा मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने में। अशोक अलगाववादी शक्तियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश देता है। इतना अभिलेख में कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या है, काफी है, इससे परीक्षा में जो है आपके आ जाएंगे। अब चलिए डायरेक्ट कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के कार्य, मुख्य कार्य जो थे और वर्ष। ठीक है, बृहत शिलालेख, चौदहवें वर्ष। तेरहवें वर्ष कर दीजिए। राजुकों की नियुक्ति 13वें वर्ष। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 14वें वर्ष। ठीक है, निगालिसार की यात्रा, नेपाल में है निगालिसार, 12वें वर्ष। रुमिनदेई की यात्रा, नेपाल में है रुमिनदेई भी, 21वें वर्ष। कनक मुनि स्तूप का विस्तार, 12वें वर्ष। ठीक है,
स्तूप का विस्तार करवाया था अशोक ने ही कराया था। कनक मुनि में जो कनक मुनि के नाम पर जो स्तूप था उनका विस्तार जो है अशोक के ही द्वारा कराया गया था। कनक मुनि स्तूप की यात्रा 21वें वर्ष। तीसरे ग्रुप में जो होंगे बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष। खोतान की यात्रा, खोतान चीन में था, श्रीनगर और खोतान माना जाता है, अशोक ने बसाया था। खोतान की यात्रा 33वें वर्ष। गुफा अभिलेख बराबर वाला जो है गया में 12वें वर्ष। बराबर गया, ठीक है। तो इस ढंग से जो है इसके अलग अलग, एक जो है आप लिख लीजिए कलिंग युद्ध, कलेक्शन में आ जाएगा, याद करने में सुविधा होगा। 9वें वर्ष। इस ढंग से अशोक का ये यात्रा रहा अलग अलग काल में। अपने शासन जब वो गद्दी पे बैठा था तब से काउंट होता है। जो आपका अलग अलग स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है उस पे कौन कौन जानवर हैं उससे भी प्रश्न जो हैं अक्सर आया करते हैं, उसको लिख लीजिए। पहला जो है बसाड़। बसाड़ मैंने वैशाली, बिहार का हाजीपुर। लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण मोतिहारी। रामपुरवा मोतिहारी पश्चिम चंपारण। प्रथम, 2 ठो है इसलिए प्रथम लिखा गया है। इन स्थानों पर एक शेर मिला है स्तंभ पर, ठीक है। दूसरा जो है रामपुरवा द्वितीय, दूसरा सेकंड। ये जो मिला है यहाँ पर स्तंभ पर सांड मिला है, वृषभ। उसके बाद जो है सांची सारनाथ, वाराणसी के बाद है पास है सारनाथ। सांची जो है आपका रायसेन के पास, रायसेन जिला में है, एमपी में। 4 शेर जो अभी भारत का राज्य चिन्ह भी है, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए चारों शेर, ठीक है, वो आपका सांची और सारनाथ से ही मिला है। एक जो एग्जाम में आया करता है संकिस्या, ये मिला है यहाँ पर हाथी मिला है, ठीक है। तो इस ढंग से जो है मौर्य काल का तीसरा पार्ट समाप्त होता है। अब मौर्य काल के प्रशासन, धर्म इत्यादि के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक इतना, आज का क्लास जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य परीक्षा भी लिखने में मदद करेगा, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ से काफ़ी कुछ आपको जो है मटेरियल मिलेंगे। क्लासेस को मिस मत कीजिए, क्लासेस को निरंतर कीजिए, उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मैं एक क्रम अनुसार जो है हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, जिससे बीच में आप क्लासेस मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो।